Good morning, class 5th. Welcome back in your own channel विद्या निकेतन एंड आई एम सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, पिछले दिन हमने अपने साइंस का चैप्टर 6 सन, मून एंड द अर्थ को शुरू किया था और हमने बहुत सारी बातें अपने इस चैप्टर की पढ़ी थी और मैंने कहा था कि अब आगे हम अर्थ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए हम शुरू करेंगे अपने शेष भाग को और आज हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अर्थ आप सभी जानते हैं और हमने पहले भी पढ़ा है कि अर्थ क्या है। अर्थ हमारा वो प्लेनेट है जिस पर हम रहते हैं, यानी हमारी पृथ्वी। द अर्थ इज आवर होम। इट इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। इट इज द ओनली नॉन प्लेनेट वेयर लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट. It has air, water, soil, and an atmosphere that make life possible. Let us look at the structure of the earth to understand what is inside and outside our planet. People who study the structure of earth are called geologists. पृथ्वी जिसे कि हम कहते हैं कि पृथ्वी हमारा घर है और ये हमारे सौर मंडल का तीसरा ग्रह है। यही एकमात्र ऐसा जाना हुआ ग्रह है जहाँ की जीवन संभव है या फिर जहाँ पर जीवन है। पृथ्वी पर हवा, पानी, मिट्टी और वायुमंडल है और इसीलिए ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, क्योंकि किसी भी जीवन के लिए पानी, हवा, मिट्टी और वायुमंडल का होना आवश्यक है और वो सभी चीज़ें हमारी अर्थ पर है, हमारी पृथ्वी पर है, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। आइए जाने पृथ्वी की संरचना को और ये समझने के लिए हमारे इस ग्रह के अंदर और बाहर क्या है। जो लोग पृथ्वी की संरचना का अध्ययन करते हैं उन्हें हम जियोलॉजिस्ट या भूगर्भ शास्त्री भी कहते हैं। इनसाइड द अर्थ यानी पृथ्वी की अंदर क्या है उसे हम जानेंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, द अर्थ सीम्स लाइक इट मेड अप ऑफ वन बिग सॉलिड रॉक, बट इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर. द अर्थ कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 लेयर्स. इनसाइड द अर्थ यानी हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। पृथ्वी को देखने से ऐसा लगता है जैसे कि इट इज मेड अप ऑफ वन बिग सॉलिड रॉक, कि ये एक बहुत बड़े सॉलिड यानी ठोस चट्टान का बना हुआ है। बट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर, लेकिन ये क्या है, अलग। वास्तव में ये जो हमारी पृथ्वी है ये अलग अलग विभिन्न प्रकार के परतों से बनी हुई है, विभिन्न प्रकार के परतों या लेयर्स से बनी हुई हैं। द अर्थ कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 लेयर. यहाँ पे देखिए, पृथ्वी हमारे यहाँ पे 3 लेयर में, 3 परतों में दिखाई देंगी आपको। तो यहाँ जो पृथ्वी का सबसे पहला परत है वो कहलाता है क्रस्ट. इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. क्रस्ट हमारी पृथ्वी का आउटर मोस्ट लेयर होता है. वी लिव ऑन दिस लेयर, और हम जो रहते हैं वो पृथ्वी के इसी सबसे आउटर मोस्ट लेयर पे रहते हैं. दिस क्रस्ट लेयर has mountain and valleys, desert and plains. It also has oceans and seas. In some places the earth's crust is very thin, in other places it is quite thick. यानी पृथ्वी को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक बहुत बड़ा ठोस चट्टान का बना है, ठीक है, लेकिन वास्तव में यह विभिन्न परतों से बनी है। पृथ्वी के निम्नलिखित 3 परतें हैं जिनमें हम क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे थे अभी। ये क्रस्ट पृथ्वी का सबसे बाह्य परत है और हम इसी परत पे रहते हैं। इस क्रस्ट परत पर पहाड़ें, घाटियाँ, रेगिस्तान और मैदान हैं। इसी परत पर सागर और महासागर भी हैं। कुछ जगहों पर अर्थ क्रस्ट बहुत ही पतली हैं, जबकि कहीं कहीं ये थोड़ी सी मोटी भी हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर देखिए, ये जो है हमारे ये सारे पहले हम यहाँ पढ़ लेंगे, फिर हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसके बाद मेंटल के बारे में पढ़ेंगे. इट इज़ द मिडिल लेयर ऑफ लाइज बिलो द क्रस्ट. इट्स अपर पार्ट इज मेड ऑफ सॉलिड रॉक, whereas द इनर या लोअर पार्ट कंसिस्ट ऑफ molten rock called magma. When a volcano erupts, this magma comes out onto the surface of the earth.
दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। तो ये जो हमारा सेकेंड लेयर है वो मेंटल कहलाता है, और ये हमारी पृथ्वी की दूसरी परत भी है, या हम जिसे मध्य परत भी कहते हैं। और ये क्रस्ट के नीचे स्थित है। इसका ऊपरी भाग ठोस चट्टानों का बना होता है, जबकि इसका आंतरिक भाग मॉल्टेन रॉक यानी कि पिघली हुई चट्टान, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, का बना होता है। जब ज्वालामुखी फटता है तब यही मैग्मा धरती के ऊपरी सतह पर आ जाता है, और इस लेयर या परत में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है। आखिरी लेयर है इसका कोर। इट इज द इनर मोस्ट लेयर एंड फॉर्म द सेंटर ऑफ द अर्थ। द कोर इज डिवाइडेड इनटू एन आउटर कोर एंड एन इनर कोर। तो कोर के बारे में हम जानेंगे कि ये जो इनर मोस्ट जो कोर है वो हमारे अर्थ का इनर मोस्ट लेयर है। अर्थ यानी पृथ्वी पर यह पृथ्वी का केंद्र भी कहलाता है। कोर के दो भाग होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। द आउटर कोर contains molten iron and nickel. In the inner core is a solid ball throughout to be made of solid iron and nickel. आउटर कोर में मोल्टेन या पिघला हुआ आयरन और निकल होता है, जबकि इनर कोर सॉलिड बॉल की तरह होता है, जो कि सॉलिड आयरन और निकल का बना होता है। तो आइए यहाँ पर एक बार स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये देखिए क्रस्ट है, सबसे पहला लेयर। ये अपर मेंटल है, लोअर मेंटल जो कि मिडिल लेयर कहलाता है। ये है आउटर कोर जो कि आखिरी लेयर होता है हमारे अर्थ का। तो ये आउटर भाग है, और ये इनर कोर है, यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग इनर कोर है, यानी आंतरिक कोर है, जिसे हम सेंटर भी कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं अर्थ के बारे में। हमने अभी तक अर्थ के तीनों लेयर्स के बारे में पढ़ा, तो अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। मेनी ईयर्स अगो द अर्थ वॉज वेरी हॉट। बहुत साल पहले जो हमारी पृथ्वी है ये बहुत गर्म थी। विथ टाइम इट कूल डाउन एंड डेवलप क्रैक्स। और समय के साथ साथ पृथ्वी हमारी ठंडी होती गई और इनमें बहुत सारी दरारें पड़ गईं। इन सम प्लेस हॉट गैसेस एस्केप्ड फ्रॉम दीज क्रैक्स वाइल माउंटेन्स वेयर पुश्ड अप इन सम प्लेस। तो कहीं कहीं दरारों के पड़ने की वजह से क्या हुआ, जो पृथ्वी के अंदर क्योंकि पृथ्वी हमारी बहुत गर्म थी तो इनके अंदर गैसेस भी होंगे। तो जब दरारें पड़ी तो बहुत सी जगहों से ये गैसें बाहर निकली, और कई जगहों पे जो माउंटेन हैं वो भी बाहर आ गए। चेंजेस in the earth crust lead to several phenomena like earthquakes, volcanic eruption and tsunami. Let us read about them. पृथ्वी के परतों में चेंजेस के कारण कई फिनोमिना हुए, जैसे कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, ज्वालामुखी का फटना और सुनामी का आना आदि। आइए इनके बारे में हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में, जिसे हम भूकंप भी कहते हैं। अर्थक्वेक occur when two large pieces of the earth crust suddenly collide or slip. This causes shock waves to shake the surface of the earth in the form of an earthquake. Shock waves from an earthquake travel through the ground and are used to measure how big an earthquake is. A device called seismograph measures the size of shock waves during earthquake using a scale called Richter scale. अर्थक्वेक तब होता है जब पृथ्वी के क्रस्ट के दो बड़े भाग अचानक आपस में टकराते हैं या स्लिप होते हैं। इसके कारण एक शॉक वेव्स यानी कि हिलना, कंपन सा उत्पन्न होता है। ये कंपन जो कि पृथ्वी की सतह को हिलाने लगता है, और यही कहलाता है भूकंप।
शॉक वेव्स जो कि भूकंप के कारण उत्पन्न होता है जमीन के अंदर से गुजरता है और इसी से भूकंप कितना बड़ा है ये मापा जाता है या ये जाना जाता है। एक उपकरण जिसे कि हम सिस्मोग्राफ कहते हैं वो भूकंप के दौरान उसके शॉक वेव्स की साइज को मापता है, जिसे स्केल पर इसे नापा जाता है और उस स्केल को हम कहते हैं रिक्टर स्केल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। The place where the earthquake starts below the surface of the earth is called the hypocenter. The place directly above this on the surface is called epicenter. The cause great damage on the surface of the earth. The place where the earthquake starts. जिस स्थान से भूकंप शुरू होता है पृथ्वी सतह के अंदर, उस स्थान को हाइपोसेंटर कहते हैं। और वो स्थान जो डायरेक्टली ठीक उसी के ऊपर भाग में होता है उस सतह को हम एपिसेंटर कहते हैं। इसी सतह पर, इसी बिंदु पर अर्थक्वेक सबसे अधिक शक्तिशाली यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। शक्तिशाली भूकंप पृथ्वी पर बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे धन की, जन की और पृथ्वी पर जितने भी बिल्डिंग्स हैं इन सब की भी बहुत ज़्यादा भूकंप डैमेज इनको करते हैं। A value of 1 or 2 on Richter scale indicates quake of low intensity, but a value of 6 to 8 indicates a high intensity quake. Earthquake often cause destruction of property, loss of human lives and damage to vegetation, building collapse or develop cracks. Sometimes landslide occur. रिक्टर स्केल पर 1 या 2 वैल्यू के जो क्वैक होते हैं वो भूकंप की कम तीव्रता को बताते हैं, जबकि अगर इनकी वैल्यू 6 से 8 होती है तो ये एक अधिक भूकंप की तीव्रता को इंगित करते हैं। अर्थक्वेक प्रायः संपत्ति का, मानव जीवन का, वेजिटेशन यानी पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं इन्हें। जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो देखते देखते ही कोलैप्स हो जाती हैं, ढह जाती हैं, धराशायी हो जाती हैं या उनमें क्रैक्स आ जाती हैं। और कभी कभी तो लैंडस्लाइड या जिसे हम भूस्खलन कहते हैं यानी भूमि का बीच से फटना, उसे ये भी भूकंप की वजह से हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे भूकंप से बचने के लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। Precautions. We should drop down and take cover under a desk or a table and hold on during an earthquake. Stay indoor until the shaking stops and you are sure it is safe to exit. Stay away from furniture that can fall on you. Stay away from windows if you are in bed. Hold on and stay there, protecting your head with a pillow if you are outdoor. Find a clear spot away from building, trees, power lines, etc. Drop to the ground. If in a car, slow down and drive to a clear place and stop. क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए जब भूकंप आए तो? अगर हम ऊपरी मंजिल पे रहते हैं, जैसे हमारे घर की कई मंजिलें होती हैं, तो अगर हम ऊपरी मंजिल पे रहते हैं तो हमें तुरंत नीचे उतर जाना चाहिए। भूकंप के दौरान किसी टेबल या चेयर के नीचे अपने आप को छुपाना चाहिए। जब तक कंपन बंद ना हो घर के अंदर रहना चाहिए और ये सुनिश्चित करने के बाद कि हम सुरक्षित हैं तभी हमें बाहर निकलना चाहिए। ऐसे हमें जो फर्नीचर ऐसे हों कि जो हम पर गिर सकते हों तो हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए। खिड़कियों से दूर रहना चाहिए। यदि आप बिस्तर पे हैं तो वहीं पे रुकें और अपने सिर को तकिए से प्रोटेक्ट करें। अगर आप घर से बाहर हैं तो इमारतों, पेड़ों से दूर, बिजली की लाइनों से दूर अपने आप को एक खाली और सुरक्षित स्थान पर ले जाएं या वहां जाकर रुकें। जमीन पर अगर आप हैं तो आप कहीं ऐसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं तो आप उससे बच सकते हैं,
यदि आप कार चला रहे हों तो कार को हमें क्या कर देना चाहिए, धीमा कर देना चाहिए और किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर फिर हमें कार रोक देनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम भूकंप आए तो अपने आप को इन सावधानियों के साथ बचा सकते हैं। चलिए आगे हम पढ़ेंगे सुनामी के बारे में। सुनामी क्या है? सुनामी एक बहुत बड़ा हाई टाइड होता है, बहुत बड़ा समुद्र के नीचे होने वाला जो ये भूस्खलन है और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं इसमें। तो आइए हम पढ़ेंगे सुनामी के बारे में कि सुनामी क्या होता है। अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और वोल्केनो इरप्शन अंडर द सी कैन कॉज मैसिव tidal waves in seas or oceans. These massive tidal waves are called tsunamis. They can move hundreds of miles per hour in the ocean and crash into land with waves as high as 100 feet or more. The waves travel outward in all directions from the area where the tsunami originates. सुनामी क्या है? समुद्र के नीचे भूकंप या भूस्खलन या ज्वालामुखी विस्फोट समुद्रों और महासागरों में बड़े पैमाने पर ज्वार की तरह, जो ज्वार भाटा होती हैं, तो ज्वार की तरह ये लहरें पैदा करती हैं और इन विशाल ज्वारीय तरंगों को ही हम सुनामी कहते हैं। बहुत बड़े बड़े लहर आने लगते हैं और ये जो समुद्र में सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ती हैं, ठीक है, और 100 फीट या उससे भी अधिक की ऊंची लहरों के साथ ये जमीन से टकराती हैं। लहरें उस क्षेत्र के सभी दिशाओं में बाहर की तरफ जाती हैं जहां से सुनामी की उत्पत्ति होती है। जैसे जैसे लहरें समुद्र के पास पहुंचती हैं, इनकी ऊंचाई क्या होने लगती है, लगातार बढ़ती जाती है और एक लहरें एक से अधिक और बाद वाली पहले वाली से भी अधिक बड़ा और खतरनाक लहर होने लग जाती हैं। तो यही होता है सुनामी। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में आप देख सक रहे होंगे कि ये कैसे बहुत विशाल ज्वार भाटा की तरह ये समुद्र में, महासागरों में उठते हैं। ये बहुत ऊंचाई तक जाते हैं और आसपास की सभी चीज़ों को ये तहस नहस कर देते हैं। पल भर में ये बहुत ज़्यादा विनाश मचा देते हैं। तो ऐसे खतरनाक होते हैं ये सुनामी। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे वोल्केनोस के बारे में, यानी ज्वालामुखी के बारे में। In some parts on the earth there are volcanoes. A volcano is an opening on the earth's surface from where hot molten rock or gases from inside the earth come to the surface. The hot liquid rock is called lava. When the lava cools, it forms rock. Lava inside the earth is called magma. वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। पृथ्वी के कुछ भागों में ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी पृथ्वी सतह पर एक ओपनिंग है या एक उद्गम स्थान है जहाँ से गर्म पिघली हुई चट्टान पृथ्वी के अंदर से सतह पर आ जाती हैं। गर्म तरल चट्टानों को हम क्या कहते हैं? अंदर जब ये होती हैं तब इन्हें हम मैग्मा कहते हैं और ये गर्म तरल चट्टान को लावा कहा जाता है। लावा ठंडा होने पर चट्टान का रूप ले लेता है। पृथ्वी के अंदर के लावा को हम कहते हैं, जब ये पिघले रूप में होता है पृथ्वी के अंदर, तब इसे हम मैग्मा कहते हैं और जब ये पृथ्वी से ऊपर आकर ठंडा होने लगता है तब इसे हम लावा कहते हैं और इसके बाद ये सॉलिड रूप ले लेता है और चट्टान बन जाता है। ओके, चलिए। बेस्ड ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ एरप्शन, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए ये इस तरह से ज्वालामुखी होता है और अंदर के जो मॉल्टेन रॉक होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। मॉल्टेन रॉक को हम मैग्मा कहते हैं और जब ये बाहर आ जाते हैं तब इन्हें हम लावा कहते हैं और लावा जब ठंडा हो जाता है तब क्या बन जाता है? ये चट्टान बन जाता है। तो ये होता है ज्वालामुखी। चलिए, बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एरप्शन, वोल्केनोज आर divided into active, dormant and extinct. Volcanoes that erupted in recent years and may erupt again come under the categories of active volcanoes like Mount Vesuvius. Like Mount Vesuvius, the barren island is
the Andaman and Nicobar island is the only active volcano in the Indian subcontinent. तो हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में, और आगे देखिए ज्वालामुखी हमने क्या होता है इसे हमने जाना। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। विस्फोट के आवृत्ति के आधार पर जो ज्वालामुखी हैं वो सक्रिय, निष्क्रिय और विलुप्त इनमें विभाजित होते हैं, यानी जो एक्टिव हैं और जो इनएक्टिव हैं और जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जिनमें अब ज्वालामुखी फटने के कोई चांसेस नहीं है, तो उनको विलुप्त हम कहते हैं। तो इनमें विभाजित किया जाता है। वे ज्वालामुखी जो कि हाल के वर्षों में फूटे हैं या फिर फट सकते हैं, वे माउंट वेसुवियस जैसे सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रेणी में आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वेरिन द्वीप भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और वे ज्वालामुखी, द वोल्केनोज that have not erupted in recent years but may erupt in future come under the category of dormant volcanoes like Mauna Kea. वे ज्वालामुखी जो हाल के वर्षों में नहीं फूटे हैं लेकिन भविष्य में फट सकते हैं, जैसे कि मौना के जैसे निष्क्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में ये आते हैं। The volcano that have stopped erupting come under extinct volcanoes like Mount Kenya. जिन ज्वालामुखियों का फटना बंद हो चुका है या बंद हो गया है, वे विलुप्त ज्वालामुखी के श्रेणी में आते हैं, जैसे कि माउंट केन्या। तो ये हैं हमारी ज्वालामुखी के बारे में और ज्वालामुखी कैसे कैसे होते हैं उनके बारे में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए, लेट्स ट्राई दिस। आपको एक एक्टिविटी करनी है। मेक ए मॉडल अंडर एडल्ट सुपरविजन ऑफ अ माउंटेन विच इज़ हॉलो इन द सेंटर यूजिंग प्लास्टिसिन और पीओपी। आपको एक मॉडल बनाना है माउंटेन का, ठीक है। अपने से बड़ों की देख रेख में ये वाली एक्टिविटी करनी है आपको, जिसमें आपको एक माउंटेन बनाना है विच इज़ हॉलो इन द सेंटर, जो कि बीच से बिल्कुल खोखला होगा, और आपको ये पीओपी की सहायता से बनानी है। ऐड विनेगर टू द हॉलो, और उस खोखले जगह में, उस खाली जगह में जो आप माउंटेन बना रहे हैं उसमें आपको विनेगर डालना है, यानी सिरका डालना है। ऑफ द माउंटेन का जो खोखला वाला हिस्सा है, सेंटर वाला हिस्सा है, उसमें आपको विनेगर डालना है। नाउ ऐड सम फूड कलर इनटू द हॉलो स्पेस, और उसके बाद आपको उसमें डालना है फूड कलर उस सेंटर में जहां आपने विनेगर भी डाला था। ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, इसके बाद आपको चुटकी भर बेकिंग सोडा उसमें डालनी है। टू दिस मिक्सचर, उस मिक्सचर में आपको एक चुटकी बेकिंग सोडा भी डालनी है। नोटिस व्हाट हैपेंस, अब देखें आप कि क्या होता है जब आप ऐसा करेंगे। अपने से बड़ों के निरीक्षण में करना है आपको। तो क्या करना है, एक मॉडल बनानी है माउंटेन का जो कि बीच से हॉलो होगा, और आपको वो पीओपी की सहायता से बनानी है। उसके अंदर आपको डालना है विनेगर, ओके। उसके बाद उसमें आप ऐड करेंगे फूड कलर को, और पिंच भर यानी कि चुटकी भर उसमें आप बेकिंग सोडा डालेंगे। इसके बाद क्या होगा कि जैसे आप सोडा डालेंगे तो वो वॉल्केनो की तरह ऊपर माउंटेन से बिल्कुल ऊपर उछल कर आएगा, और इसे ही हम कहते हैं वॉल्केनो। तो ये आपको अपने से बड़ों के देख रेख में करना है, ओके। और जो भी होगा उसे आप इसमें फिल करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, और अब देखिए यहाँ पे है नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक्स, सुनामी, फ्लड, hurricanes and industrial accident cause a lot of destruction to property and lives। यानी नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं, जो आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी, बाढ़, तूफान और औद्योगिक दुर्घटनाएं जो भी होती हैं, उनकी वजह से जो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति होते हैं, और जो जीवन यानी जिंदगियां होती हैं, चाहे वो मनुष्य की हों, चाहे जानवरों की या किसी अन्य जीवों की भी, उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इस तरह से जो भी ये नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उनकी वजह से धन और जन की काफ़ी क्षति होती है, बहुत नुकसान होता है। वी कैन मिनिमाइज देयर
effect by taking into account certain precautionary measure। लेकिन हम इस प्राकृतिक आपदा से होने वाली जो नुकसान हैं उनके प्रभावों को हम कम कर सकते हैं। कैसे? कुछ एहतियात बरत कर, कुछ प्रिकॉशंस लेकर हम इनके प्रभावों को कम कर सकते हैं। इनसे जो होने वाले नुकसान हैं उनको हम कम कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कुछ एहतियाती उपायों को ध्यान में अगर हम रखें तो उनके असर को हम कम कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट और इमरजेंसी प्लानिंग इज ए प्लानिंग थ्रू विच वी कैन रिड्यूस आवर एक्सपोजर टू हजार्ड्स एंड कोप विथ दैम। यानी कि आपदा प्रबंधन या इमरजेंसी प्लानिंग वह योजना है जिसके माध्यम से हम खतरों के प्रति अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और हम उनका सही तरह से सामना भी कर सकते हैं। NDRF, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये आपके एग्जामिनेशन में MCQs क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। NDRF की फुल फॉर्म को याद कर लेंगे आप। NDRF of India's had played a vital role in responding to various disasters, be they natural or man-made. It is also the single largest stand-alone disaster response force in the world। तो जो ये NDRF है, भारत का जो NDRF है यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल कहते हैं इसको हिंदी में, ये NDRF ने विभिन्न आपदाओं का जवाब देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या मानव निर्मित। यह दुनिया में सबसे अकेला बड़ा डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है। कौन है ये? ये है NDRF। तो आपको ये याद करना है। तो देखिए हमारा ये चैप्टर अब यहाँ पर ख़त्म होता है। मैंने आपको ये चैप्टर पूरा बहुत ही अच्छी तरह से हिंदी में समझाया है और मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती हो या हुई हो या कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं और मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके दूंगी। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ और बुक की बैक एक्सरसाइज के साथ। तो बहुत जल्दी मैं इसके क्वेश्चन आंसर तैयार करूंगी आपके लिए और बहुत जल्दी मैं आपके साथ इसके क्वेश्चन आंसर को शेयर करूंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू बच्चों। हैव अ नाइस डे।